हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 6 और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक है वो है बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा इनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो दोस्तों, बर्नौली ट्रायल क्या होते हैं? ये ऐसे ट्रायल्स होते हैं या फिर आप बोल सकते हो ऐसे अटेम्प्ट होते हैं या फिर बोल सकते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका जो आउटकम है वो दो ही पार्ट में आता है, सक्सेस या फिर फेलियर। जैसे हम सिक्के को उछालते हैं तो उस पर हेड आना मान लो सक्सेस है, तो फिर जो टेल आना वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। या फिर एक डाई लेते हैं हम पासा, तो उसको अगर हम फेंकते हैं तो उस पर समझ लो कि अगर कोई नंबर आ रहा है इवन नंबर, वो हमने सक्सेस मान लिया, तो फिर इवन नंबर नहीं आना वो क्या हो जाएगा, अपने लिए फेलियर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो भी ट्रायल होते हैं बाइनोमियल ट्रायल्स, सॉरी बर्नौली ट्रायल्स, उनकी ना प्रोबेबिलिटी चेंज होती नहीं है ना। जैसे हम ज़्यादा ज़्यादा ये ट्रायल्स परफॉर्म करेंगे तो प्रोबेबिलिटी सेम रहती है सक्सेस की या फिर फेलियर की। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं बदलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बर्नौली ट्रायल्स का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये एक टाइप से थोड़ा बाइनोमियल से इंस्पायर है ये मेथड। ठीक है, इसलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो दोस्तों, होता क्या है इसमें, ऐसा मतलब बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। इस पूरे चैप्टर में बोल सकते हो कि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा सिंपल है। क्या किया गया है इसके अंदर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। हम एन अटेम्प्ट में एक्स टाइम्स सफलता पाते हैं या फिर एन एक्स टाइम्स सक्सेस पाते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो है ये पी ऑफ एक्स। एक्स मतलब एक्स टाइम्स हमें सक्सेस मिले, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स, फिर डॉट पी की पावर एक्स डॉट क्यू की पावर एन माइनस एक्स। जहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, हम कितनी बार वो ट्रायल परफॉर्म कर रहे हैं। फिर पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे देखो पी है ना, तो ये हो गया। अच्छा, क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्योंकि इस बर्नौली ट्रायल में दो ही आउटकम होते हैं, सक्सेस एंड फेलियर, तो आप ये जो क्यू है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेलियर है वो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस करके निकाल सकते हो। ठीक है, 1 माइनस पी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। मतलब पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद में एक्स होता है नंबर ऑफ सक्सेस, जो कि हम ऊपर ही जान चुके हैं। ठीक है, ये बात है। इसको आप थोड़ा ऐसे याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना बहुत ही सिंपल है। एन में से हमें एक्स टाइम्स सफलता मिले, है ना, एन सी एक्स हो जाएगा। एन में से एक्स को चूज करने के तरीके मल्टीप्लाई बाय फिर पी की पावर एक्स। पी क्या है यहाँ पे? सक्सेस है ना, तो सक्सेस कितनी बार मिले, ये पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और एक्स क्या है, सक्सेस की संख्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को मतलब उसकी पावर से मतलब लगा देंगे, उसकी पावर मल्टीप्लाई बाय फिर क्यू की पावर क्या है, एन माइनस एक्स। जो बच गए अटेम्प्ट्स, हमें एक्स टाइम्स अगर सफलता मिलेगी तो एन माइनस एक्स टाइम्स हमें असफलता भी मिलेगी, फेलियर भी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो फेलियर है उसकी प्रोबेबिलिटी पर हम एन माइनस एक्स पावर लगा देंगे। इतना हो गया। अब देखो यार, एक एक्सप्रेशन के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम कभी कभी ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी फिर एन कोमा पी। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसा आप एक क्वेश्चन में आज देखने को मिलेगा। देखो B4 होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन होता है यही, एन ये होता है और पी होता है। एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ये हो गया, अपनी थ्योरी रिवाइज कर ली। अब हम ना अब क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखो दोस्तों, क्वेश्चंस करने की क्या प्रोसेस होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन में इस टाइप से चलना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखे ना, वेयर, ये जो पैरामीटर लिखे हैं ये हमें इसी ऑर्डर में पता करना होगा, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप ऐसे ढूंढते रहोगे, चलो एक्स एन आ गया, अब एक्स निकाल लेता हूँ, तो है ना थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। आप इसी ऑर्डर में करो, एकदम सटीक और फटाफट आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एन पता करना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बार हो रहा है। उसके बाद में आप ना यहाँ पे ढूंढो सक्सेस। हम सक्सेस मतलब इस क्वेश्चन में सक्सेस का क्या मतलब है। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें पहले से थोड़ा पता होगा कि भाई सक्सेस क्या है। फिर पी निकाल लेंगे, फिर क्यू निकाल लेंगे, फिर एक्स तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ढूंढते हैं। सबसे पहले हम एन ढूंढेंगे। यहाँ पर देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, ए बैग कंसिस्ट्स ऑफ 10 बॉल्स ईच मार्क्ड विद वन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, मतलब एक बैग है, ऐसा मैं लिख लेता हूँ, ऐसा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि थोड़ी फीलिंग आए हमें। एक बैग है, एक बक्सा बना लिया मैंने बॉक्स, जिसमें 0 से लेकर 9 तक बॉल्स, मतलब उन कुछ बॉल्स है, 10 बॉल्स है टोटल, उन पे नंबर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या है 8 9। ठीक है, ऐसे है, टोटल 10 बॉल्स है। ठीक है, अब फिर क्या बोला, इफ़ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। हम क्या करेंगे, पहली बॉल निकालेंगे उसको वापस डाल देंगे, फिर दूसरी बॉल निकालेंगे उसको भी वापस डाल देंगे, तीसरी बॉल निकालेंगे उसको भी वापस डाल देंगे, और फिर चौथी बॉल निकालेंगे उसको भी वापस डाल देंगे। तो हम यहाँ पर कितनी बॉल्स निकाल निकाल के चेक कर ली हमने,
इस टाइप से हमने 4 बॉल्स चेक कर ली, वो भी कैसे, विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। देखो विद रिप्लेसमेंट से क्या होता है, ये यहाँ पर देने का पर्पज क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रायल कर रहे हैं ना हम, कि ये 4 बॉल्स हम निकाल रहे हैं, बॉल्स निकालने का जो ट्रायल है वो बर्नौली ट्रायल है। ठीक है, बर्नौली ट्रायल है वो, क्योंकि जब हम एक बॉल निकाल के वापस उसको डाल देंगे तो जो नेक्स्ट बॉल निकालेंगे उससे उसकी कोई प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। जो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल की थी वही फिर सेकंड बॉल की रहेगी। ठीक है, और बर्नौली ट्रायल में ये बहुत ज़रूरी है। तो इतना हो गया। अच्छा, अब देखो फिर क्या बोला है, ये सक्सेसफुली हो गया विद रिप्लेसमेंट। फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट जीरो। हमें यह बताना है कि जो चारों बॉल्स हमने निकाली ना, मतलब निकाल के देखी है चारों बॉल्स, उन पर किसी पर भी जीरो मार्क नहीं है। ठीक है, नन इज द मार्क्ड विद द डिजिट जीरो। अब देखो क्वेश्चन को हम थोड़ा इस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि बर्नौली ट्रायल तो है। अब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना, तो उसके लिए हमें एन पी क्यू एक्स ये चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पर भले ही 10 बॉल हो, लेकिन हम ट्रायल मतलब टेस्ट कितनी बार कर रहे हैं, इन 4 बॉल्स का टेस्ट करें तो हम ट्रायल कितना हो गया यहाँ पर, 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर आएगा पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। लेकिन एन और पी के बीच में आपको ना यहाँ पे सक्सेस को डिफाइन कर लेना चाहिए। बीच में आपको क्या डिफाइन कर लेना चाहिए, सक्सेस। मतलब सक्सेस है क्या, हम क्या चाहते हैं वही समझ लो कि सक्सेस है। यहाँ पर क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट जीरो। तो हम ऐसा कर लेते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो ऐसा बोला है कि यार जो 4 बॉल निकाले ना उसमें से किसी भी बॉल पर जीरो लिखा हुआ ना आए। ये हो गया इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो किसी पर भी ना आए, ये तो हो गया जीरो सक्सेस मिलना, है ना। हम ऐसा समझ लेंगे कि ये जो नन है ये हो गया नंबर ऑफ सक्सेस, और सक्सेस ये होगी अपनी डिजिट जीरो। तो यहाँ पे सक्सेस को मैं ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ, एकदम सीधी और एकदम सुलझी हुई भाषा में आपको ना सक्सेस को डिफाइन करना है। जो भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे, देखो क्वेश्चन में आपको सक्सेस के साथ में उसका नंबर भी मिलेगा कि आपको सक्सेस कितनी बार मिलनी चाहिए। तो ये है अपनी सक्सेस, कि जो बॉल निकाले ना वो आए मार्क्ड विद डिजिट जीरो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सक्सेस मतलब क्या हो गया, गेटिंग द बॉल विद, मतलब मार्क्ड विद है ना, यहाँ पे बीच में आ जाएगा मार्क्ड विद डिजिट जीरो। ठीक है, ये हो गया अपना सक्सेस की डेफिनेशन यहाँ तक। ठीक है, अब सक्सेस हमने डिफाइन कर लिया है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो अब हमें पी निकालना चाहिए। ठीक है, पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या है, गेटिंग द बॉल मार्क्ड विद जीरो। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये जो जीरो मार्क की हुई ये है ना बॉल, ये बाहर आए, ये अपनी सक्सेस है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जीरो मार्क की हुई कितनी बॉल से बस एक ही बॉल दे तो वो फेवरेबल ऊपर आ गया, डिवाइड बाय नीचे आएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जब हम कोई सी भी बॉल निकालते हैं तो यहाँ पर इनमें से कोई सी भी बॉल आ सकती है। मतलब कितने हैं टोटल, 1 2 3 ये टोटल 10 है, तो नीचे की तरफ 10। आपको ना इस 10 बॉल्स जो पहले से दे रखी है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये एन नहीं है। एन तो वो होता है जो टेस्ट करते हैं ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है एन। यहाँ पे 10 इसलिए दे रखा है ताकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 10 हो जाएगा। अच्छा, क्यू, अब क्या निकालते हैं, अब क्यू निकालते हैं। क्यू मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। तो ये कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी करके। तो 1 माइनस पी की जगह क्या जाएगा, 1/10 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9/10। ठीक है, तो ये मार्क्ड विद जीरो डिजिट आए, ये सक्सेस है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/10, और सक्सेस नहीं आए मतलब फेलियर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 9/10। इतना हो गया। एन पी और क्यू में पता चल चुका। जैसे हमें एन पी क्यू पता चल चुका होता है, यहाँ पर आप यहाँ पे थोड़ी देर रुक के ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। सबसे पहले एन कितना है यहाँ पर 4 सी एक्स, फिर यहाँ पर पी की वैल्यू क्या है 1/10, तो 1/10 की पावर कितनी है यहाँ पर एक्स बोले तो क्या, अच्छा एक्स तो रहने दो, अभी अगली स्टेप में कर लेंगे। फिर क्यू क्या है यहाँ पर, ये 9/10 की पावर एन कितना है 4, तो 4 माइनस एक्स ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो हमें सक्सेस कितनी बार चाहिए, सक्सेस क्या है, गेटिंग द बॉल मार्क्ड विद जीरो डिजिट लिखी हुई बॉल मिल जाए। तो हमें कितनी बार चाहिए सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट जीरो। एक बार भी नहीं चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, या फिर इसको लिख लो नो बॉल इज मार्क्ड विद
डिजिट जीरो। ठीक है, नन को मैंने बोल दिया नो, नो बॉल इज मार्क्ड विद डिजिट जीरो। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए x बराबर जीरो की, मतलब हमें एक बार भी सफलता नहीं मिलनी चाहिए। x क्या होता है, x होता है नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो एक बार भी जीरो से मार्क्ड डिजिट, वो मतलब जीरो से मार्क्ड कोई बॉल हमें नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं जो है ना ये अपना जो पी ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला था उसमें एक्स के लिए जीरो डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4c जीरो मल्टीप्लाई बाई, फिर यहाँ पर क्या है 1/10 की पावर जीरो मल्टीप्लाई बाई, फिर यहाँ पर क्या है 9/10 की पावर 4 माइनस जीरो। देखो दोस्तों, ये जो 4c जीरो, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो NCR है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन फिर भी एक डायरेक्ट है कि भाई 4c जीरो, जैसे ये NC जीरो आ जाए ना तो इसका आंसर एक होता है, ऐसे NCN का भी आंसर एक होता है। आपको बार बार इतना पूरा फैला के लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4c जीरो कितना बन जाएगा 1, 1/10 की पावर जीरो 1 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया 9/10 की पावर 4। तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया 9/10 की पावर 4। ये बन गया आंसर। तो इसमें मतलब क्या होगा कि हमें 0 बार सक्सेस मिलेगी। ठीक है, हर बार फेलियर ही देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे फेलियर की पावर 4 होगी, यहाँ पे 4 अटेम्प्ट है तो चारों बार ये पावर लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। सपोज ए स्टूडेंट टॉसेज ए फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर टू ईच क्वेश्चन। होता क्या है कि एक पेपर है, एक एग्जामिनेशन है, उसके अंदर ना 20 क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स टाइप के, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऐसा में टी और एफ उसमें लिखना है। तो एक स्टूडेंट क्या करता है यार, वो अपना आंसर देने के लिए, उसको आता तो है नहीं है ना ऐसे समझ लो, तो वो क्या करेगा, सिक्का उछालेगा। सिक्का उछालेगा, अब उस पर देखो क्या करेगा, सिक्का उछालेगा तो एक टाइप से वो ना तुक्का टाइप का लगा रहा है वो। इफ़ द कॉइन फॉल्स हेड्स ही आंसर्स ट्रू। अगर उस सिक्के पर हेड आ गया तो वो ट्रू लिख देगा ना। यहाँ पर जैसे ऐसे हो रहा है, ये उसने सिक्का उछाला यहाँ से, तो इस पर अगर हेड आया या टेल आया, हेड आएगा तो वो क्या कर देगा, उस पर ट्रू लिख देगा। और फिर क्या बोला, इफ़ इट फॉल्स टेल्स ही आंसर्स फॉल्स, तो उस पर फॉल्स लिख देगा। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। अब वैसे सिक्के का किसी क्वेश्चन से या फिर उसके आंसर से कोई लिंक तो होता नहीं है। ठीक है, आंसर तो कैसे हम बताते हैं, एकदम पढ़ के अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताते हैं, लेकिन ये गेस करने का मतलब वो टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द आंसर्स एट देन यहाँ पे ही होगा, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही आंसर्स एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। कि वो ऐसे तुक्के लगा के कम से कम 12 क्वेश्चंस है ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम 12 क्वेश्चंस को सही कर दे। अब देखो यार, यहाँ पर हेड आए उसका वहाँ पर ट्रू लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रू सही होगा। ठीक है, यहाँ से आंसर, ये जो ट्रू उसने लिखा ना तुक्का लगा के, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ऐसे ही वो फॉल्स लगाएगा तो ये जो आंसर है ये भी सही हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पूछा क्या है हमें कि क्वेश्चंस करेक्टली, है ना, ही आंसर्स एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। अब करेक्टली का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रू जवाब दे। करेक्ट तो करेक्ट होता है, जो उसका पढ़ के जो आंसर मिलता है ना वो। तो यहाँ पर जो ये झंझट दे रखा है ना, इसका कोई ज़्यादा मतलब रहा नहीं है अब, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है मेनली, इस बीच वाले झंझट से कुछ भी नहीं पूछा है, कि ऐसा भी नहीं पूछा कि वो कितनी बार ट्रू मार्क करेगा। बस ये बोला है कि ही आंसर्स एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। अब करेक्टली में ये तुक्का सिक्का ये कोई भी काम का नहीं है। ठीक है, वो अल्टीमेटली उसका आंसर ट्रू होगा, मतलब करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा, ये मैटर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एन की। हम हमेशा एन ढूंढते हैं सबसे पहले। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो वो कितनी बार ऐसा काम करेगा, उसके सामने कितने क्वेश्चन है, सीधा सीधा ये बात है यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, वो 20 क्वेश्चन में यही करेगा, या तो ट्रू लगाएगा या फॉल्स लगाएगा। तो उसको 20 टाइम्स ये ट्रायल करना पड़ेगा, 20 अटेम्प्ट से एक टाइप से उसके सामने। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सक्सेस की, क्योंकि उसके बाद में हम बात करेंगे पी की। पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस का मतलब क्या है, आपको सक्सेस मिलेगी लास्ट वाली लाइन में। जब भी ये वाली लाइन लिखो ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब, ये जो भी लाइन होती है लास्ट वाली, इसके अंदर आपको मिल जाती है सक्सेस, क्योंकि सक्सेस की ही प्रोबेबिलिटी एक टाइप से हमें पूछी जाती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही आंसर्स एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। तो देखो ये जो करेक्टली है ना, इसी को हम मान लेते हैं कि यही क्या है, यहाँ पर सक्सेस है। तो सक्सेस मतलब ये समझ लूंगा कि मैं, सक्सेस का मतलब ये है आंसरिंग करेक्टली। ठीक है, इतना मैं मान लेता हूँ कि जो भी वो क्वेश्चन का आंसर देगा वो करेक्ट आंसर दे, यही सक्सेस है।
ठीक है। यहाँ पे जो एटलीस्ट 12 है वो मैंने यहाँ पे नहीं डाला, क्योंकि ये जो एटलीस्ट 12 है ये सक्सेस की संख्या हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमें ये हो जाएगा नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, जिसका अलग से हम एक्स लेके चलते हैं वो चीज़। खैर एन ले लिया, सक्सेस मान लिया। अब उसके बाद में मैं मानूंगा क्या, पी। पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पर ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रू फॉल्स टाइप के। तो भाई कोई भी हम क्वेश्चन मार्क करते हैं तो उसमें से यहाँ पे देखो ट्रू और फॉल्स है ना, तो नीचे तो आ जाएगा दो, क्योंकि दो ऑप्शन है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दो है, ट्रू या फॉल्स। उसमें से एक ही सही होगा, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो फिर क्यू मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होता है 1 माइनस पी होता है। 1 में से आप हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही अगेन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब आ गया। अच्छा अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पे सक्सेस कितनी बार चाहिए। देखो यहाँ पर क्या बोला, एटलीस्ट 12 क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे जो क्या बोलेंगे नंबर ऑफ सक्सेस है मतलब एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एटलीस्ट 12 टाइम्स। ठीक है, एटलीस्ट 12। इसका मतलब एटलीस्ट 12 का मतलब क्या होता है कि जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। एटलीस्ट 12 है मतलब कम से कम 12 है, 12 से ज़्यादा भले हो सकता है लेकिन 12 से और कम नहीं हो सकता। ठीक है, और 12 के बराबर हो सकता है। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अच्छा वैसे अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिख लेते हैं। तो वो होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये वैल्यूज डाल देते हैं। देखो एक्स वाली चीज़ मैं बाद में रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यार पी की और क्यू इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका ना यहाँ पे फायदा होगा। एक्स बाद में डालेंगे, पहले इनको बस बिना एक्स की चीज़ें, मतलब एन को डाल दो, पी को डाल दो, क्यू को डाल दो सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एन की जगह क्या जाएगा, ये 20 आ जाएगा, तो 20 c x। पी की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 की पावर x। फिर क्यू की वैल्यू क्या है 1/2, उसकी पावर क्या है n माइनस एक्स। एन कितना है 20, तो 20 माइनस एक्स। अब मैं x की वैल्यू डालूँ उससे पहले इनको थोड़ा और सोल्व कर लेता हूँ। तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 20 c x। देखो यहाँ पर 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा मतलब 1/2 की पावर 1 हो जाएगी। इधर सोल्व कर लेते थोड़ा इसको, क्या हो जाएगी यहाँ पर 20 c x और 1/2 की होल पावर। इन दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर जुड़ जाएगी, x और 20 माइनस एक्स को जोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा x प्लस 20 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप देखो तो x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा ओनली 20। तो यहाँ पे लिख दूंगा क्या 20 c x 1/2 की पावर कितना बचा यहाँ पर 20 बच गया ये। ठीक है, इतना हो गया। अब ये बहुत ही सुलझा हुआ एक्सप्रेशन हो गया। अब हम फटाफट फटाफट सारी चीज़ें निकाल लेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सक्सेस मतलब वो एटलीस्ट 12 बार सही आंसर कर दे, करेक्ट आंसर कर दे। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे मैंने उस चीज़ को जिक्र कर ही रखा है ना ये। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है, हमें 12 या 12 से ज़्यादा बार चाहिए सफलता, करेक्ट आंसर चाहिए। मतलब सफलता का मतलब यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर देना। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट में x लेस देन इक्वल टू 12 ये 12 उठा के यहाँ पर डाल दूंगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, इनइक्वलिटी है। मतलब ये इनइक्वलिटी क्या चाह रही है, 12 या 12 से ज़्यादा बार हमें क्वेश्चंस मतलब अपने क्वेश्चंस का आंसर सही मिले, करेक्ट मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 12 टाइम्स भी हो सकता है, प्लस 13 क्वेश्चंस का आंसर भी सही हो सकता है, प्लस ऐसे P14 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या जाएगा P15, फिर P16, P17, फिर यहाँ पर P18, P19 प्लस P20। अब देखो टोटल क्वेश्चंस ही यहाँ पर 20 है। 20 से ज़्यादा सही कर दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, टोटल क्वेश्चंस ही 20 है। तो यहाँ पे जो x है मतलब कितने क्वेश्चंस वो करेक्ट सही मतलब करेक्ट मार्क करता है, तो वो चीज़ है ये x। तो ज़्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम 20 है तो 20 मार्क कर सकता है ना एटलीस्ट। 12 का मतलब ये हो गया 12 से लेके 20 तक। अच्छा अब देखो यहाँ पर मैं ये P12, अब मैं सभी की वैल्यू वैसे लिखूंगा तो नहीं, आप डॉट 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 लगा देंगे बीच में। यहाँ पर क्या है P12 मतलब क्या है, देखो Px का मतलब ये है 20 c x, यहाँ पे 1/2 की पावर 20 है ना, तो इसमें तो कोई x वाली चीज़ है ही नहीं। तो बस ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, P12 में आ जाएगा 20 c12, उसके बाद में ये 1/2 की पावर 20। ये तो फिक्स है, दिस इज कॉन्स्टेंट, बस यही चेंज होता रहेगा बार बार। फिर अगला P13 में क्या जाएगा, P13 में आ जाएगा 20 c13 1/2 की पावर 20। ऐसे करते करते लास्ट में क्या मिल जाएगा P20 बोले तो यहाँ पे 20 डाल दूंगा मैं, ऐसा हो जाएगा 20 c20, और इधर तो x है ही नहीं तो सेम टू सेम आ जाएगा 1/2 की पावर 20। यहाँ पर आप सभी में देखोगे तो 1/2 की पावर 20 जो कि कांस्टेंट है वो यहाँ सभी के अंदर हम कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 है ना, सॉरी 1/2 की पावर
20 ये कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, पहला तो ये बच जाएगा 20C12, फिर ये 20C13, फिर अब ये मैं सारे लिख देता हूँ 20C14, 20C15, फिर आगे 20C16, 20C17, 20C18, 20C19 एंड लास्ट में 20C20। इनको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। प्लस जब आप 20C12, 20C13 की वैल्यू निकालोगे ना, ये भी बहुत ज़्यादा आएगी, हज़ारों के अंदर आएगी। तो फिर इनको मतलब सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी छोड़ सकते हो। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सबसे पहले एन निकालो, फिर सक्सेस को डिफाइन करो, फिर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, फिर फेलियर की प्रोबेबिलिटी, बाद में नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है और आपके पास जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर पुट कर दो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बोला है सपोज x हैज़ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 6,5 शो दैट x इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। यहाँ पे हिंट भी दे रखा है कि इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इज द मैक्सिमम अमंग ऑल पी एक्स आई, जहाँ पर i की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं क्या है। तो मतलब ये थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका नया है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही नॉर्मल है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऐसा होता है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्चुअल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप b फिर अंदर n कोमा p, ये होता है इसका सही तरीका। तो यहाँ पर आप कंपेरिजन कर लोगे, यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पर क्या दे रखा है 6,5। तो देखो कंपेयर करते हैं, ये जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 6 और जो p है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 6 और जो p है वो होगी हाफ। यहाँ पर n का मतलब क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स और p का मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। p की वैल्यू आ गई 1/2, तो q निकालूंगा मैं 1 माइनस पी करके, 1 माइनस हाफ करके, तो मुझे को ये भी हाफ मिल जाएगी। ठीक है, q क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर आगे क्या बोला है, हिंट भी दे रखा है, वैसे इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। हमें ये शो करना है, शो दैट x इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। ठीक है, x इक्वल टू 3। अब देखो ये x क्या होता है, x जैसे ये x में मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो x मानते हैं ना, वो होती है अपनी सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, ऐसे समझ सकते हो। x क्या है यहाँ पर, x है नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, ऐसे। तो अब ये सक्सेस हमें कैसे कैसे मिलती है, देखो 6 का मतलब क्या है, ये n इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, ये है नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है ये, 6 का मतलब ये हुआ। तो 6 ट्रायल्स है, समझ लो 6 टेस्ट हो रहे हैं अपने, तो उनमें से हमें सफलता कितनी बार मिलेगी, वो क्या चीज़ है, ये वो है x। तो हमें सफलता जो x है ना, वो हमें 0 बार भी मिल सकती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, हमें 6 के 6 बार भी सफलता मिल सकती है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है वो तो यहाँ लिख देता हूँ, टू प्रूव। इसको आसान भाषा में बताता हूँ। देखो क्या प्रूव करना है कि x इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, मतलब सबसे ज़्यादा आने के चांस किसके हैं, x इक्वल टू 3 के। तो इसको आसान भाषा में ऐसे बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इज मैक्सिमम। ठीक है, यही हो गया, मतलब जो क्वेश्चन ने बोला वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। हिंट में जो बोला ना, हिंट में जो बोल रखा है वो आप ऐसा बोल सकते हो कि x इक्वल टू 3 हैज़ दी हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अमंग ऑल दीज, मतलब जितनी भी सक्सेस मिलेगी ना, हमें 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, उनमें से जो सक्सेस होगा x इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ सक्सेस 3 आए, इसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी पड़ेगी। अब देखो यार, ये x इक्वल टू 3, इसके लिए हमें बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी, कंपेयर करना पड़ेगा कि हाँ x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो अपना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, NCx, फिर यहाँ पर क्या आता है p की पावर x और q की पावर n माइनस x, ये मिलता है। वैल्यूज़ डालते हैं सबसे पहले, एक बार x की तो बाद में डालेंगे, पहले ये n p q इनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो यहाँ पर p ऑफ x क्या हो जाएगा, n की जगह 6 आ जाएगा, c x की जगह तो x रहने दो, p की जगह क्या आ जाएगा 1/2 और 1/2 की पावर x, फिर q की जगह क्या आ जाएगा 1/2, इसकी पावर n माइनस एक्स, n कितना है 6, तो 6 माइनस एक्स आ जाएगा, 6 माइनस एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6cx 1/2 की पावर, देखो ये भी 1/2 बेस है, ये भी 1/2 बेस है, तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी। तो x प्लस 6 माइनस एक्स, x कट जाएगा, 6 बच जाएगा। तो फाइनली p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 6cx, यहाँ पे 1/2 की पावर 6, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 1/64 मल्टीप्लाई बाई ये 6cx। ठीक है, ये हो गया अपना px का फॉर्मूला, अपने लिए एकदम रेडीमेड तैयार। अब हम क्या करेंगे,
अब हम सभी की मतलब जितनी भी सक्सेस मिलती है ना, मैं हर टाइप की सक्सेस को ट्राई करके देखेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले जीरो से ट्राई कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर मैं जीरो डाल दूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा ना, ये वाला देखते चलो आप। 1/64 यहाँ पे आ जाएगा 6C0। एक बार क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ हम बाद में निकाल लेंगे, एक बार फटाफट सारी लिस्ट बना लेते हैं। फिर अगला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। तो 1/64 6C1। हमें कहाँ तक करना है सक्सेस, 6 टाइम्स तक मिल सकती है हाईएस्ट। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 1/64 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6C2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, 1/64 6C3। पी x इक्वल टू 4, 1/64 6C4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, 1/64 6C5। फिर बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 हाईएस्ट, 1/64 और 6C6, ये हो गया। ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ना, ये 1/64 तो सब में सेम है, जिसमें ये जो 6x वाली वैल्यूज है ना, ये जिसमें ये ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वही यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। और आपको पता है अपना टारगेट ये है ना, ये 63 सबसे ज़्यादा आना चाहिए इन सब में। अब देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने लिखा ना NCX या फिर NCR समझ लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन, ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाला है, कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर भी काफ़ी स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होते हैं, ऐसे नहीं आप सब कुछ भी यहाँ से देख देख के लगाते रहो, है ना, ये उठाओ इसमें डालो, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। आई होप आपको पहले से भी पता होगा, और मैं कुछ बता भी देता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिससे अपना टाइम बच जाता है। जैसे NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCN की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पर जो 6C0 है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे बस ये आ जाएगा 1/64 × 1। और जो NCN है, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला सफिक्स दोनों सेम, जैसे ये रहा 66, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/64 × 1। ठीक है, यहाँ पर आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो ना, इस फॉर्मूले से हो जाएगा सोल्व, लेकिन आई थिंक पहले से अभी आपको है ना ये चीज़ पता होगी। एक ये चीज़ है, एक और है, NC1 हो और NC1 की वैल्यू n होती है, और यहाँ पर NCN-1 की वैल्यू भी 1 होती है। तो जो अब दूसरा वाला ये 6C1 है ना, NC1 होगा तो ये ऊपर वाला ही सीधा यहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ 1 होना चाहिए। तो 6C1 है ना, तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा 1/64 × 6। ठीक है, देखो n-1 मतलब उससे एक कम, यहाँ पे जो ये है ना 5 वाला, ये 5 को क्या लिख सकते हो आप, 6-1, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 1/64 × 6, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि ऊपर वाली वैल्यूज़ और एकदम लास्ट वाली वैल्यूज़ है ना सेम होती है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पर कि NCR = NCN-R। ठीक है, NCR हो या NCN-R हो, वैल्यूज़ बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 6C2 है और जो 6C4 है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि आप 6C2 को 6C इस 2 को ना इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इन दोनों का अंतर 6 - 2 इस प्रॉपर्टी के तहत। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 2 है ये अपना। ठीक है, लेकिन फिर भी हम चलो इनकी वैल्यूज़ तो निकाल लेते हैं, क्योंकि अब इनमें इनका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं है, इनको डायरेक्ट फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं। इधर कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले 6C2 निकाल लेता हूँ। 6C2 तो ऊपर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे की तरफ इन दोनों का अंतर 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। इसको खोलूंगा 6 फैक्टोरियल को, तो बन जाएगा 6 5 4। अच्छा, 4 3 2 1 उनको खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल नीचे ना वो कट जाएगा ऊपर वाले से, बस 4 फैक्टोरियल तो निकाल लो। नीचे 4 फैक्टोरियल, इस 2 फैक्टोरियल को खोल लो, 2 × 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर है 6 × 5 30, नीचे है 2 × 1 2। तो 30 में 2 का डिवीजन होगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, 1/64 × 15। इसकी वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 15 हो जाएगी, 1/64 × 15। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के तहत। या फिर आप खुद भी देख सकते हो, जब आप 64 को यहाँ पे लाओगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन इधर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, वहाँ पे 4 फैक्टोरियल, बस अदला बदली हो जाएगी, और कोई बड़ी बात नहीं है। इतना हो गया। अब ये देख लेते हैं 6C3 इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 6C3 = 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को खोल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल और फिर 5 4 फिर 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, और इस 3 फैक्टोरियल को खोल लेते हैं यहाँ पर, 3 × 2 × 1, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर बचा 6 5 4, इधर लिख देता हूँ 6 × 5 × 4, और नीचे की तरफ 3 2 1, वो एक 3 फैक्टोरियल वाला 3 2 1।
तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो गया, ये 6 से कट जाएगा। 5 इंटू 4 कितना बच गया 20, ठीक है। तो 6C3 की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 1/64 इंटू 20 ये हो गया। अब आप देखो खुद से कि यहाँ पर इन सब के अंदर ये तो सेम है, 1/64 तो सब में सेम है। जो बच गए नंबर्स 1 6 15 20 15 6 1, इन सब में सबसे ज़्यादा कौन है, ये 20, ठीक है। इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा कौन है 20, और ये 20 किस वाले में है, x बराबर 3, ये जो इवेंट हो रहा है ना इसके अंदर। तो ये क्या होगी इसकी, ये है ना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ये दिस इज हाईएस्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है तो उसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये अपना प्रूव हो गया कि आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, यही लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर x = 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर्स। देखो एक मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं एक एग्जामिनेशन में, और आगे एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग। तुक्का लगाना है, ठीक है। देखो हमें तुक्का नहीं लगाना, मतलब इस प्रोसेस में तुक्का लगाने की बात की गई है, गेस है ना। देखो क्या हो रहा है, एक एग्जामिनेशन है जिसके अंदर 5 क्वेश्चन है ना। टोटल कितने क्वेश्चन है यहाँ पर, 5 क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, ए बी सी डी ऐसे मिलेंगे, इसमें ऑप्शंस कितने, देखो यहाँ पर बोला विद 3 पॉसिबल आंसर्स। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन हो उसके 3 आंसर्स हो सकते हैं, मतलब आंसर एक ही होगा, वहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी इस टाइप से। चौथा, जैसे हम जनरली क्या बोलते हैं, ए बी सी डी आता है ना, यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं है, 3 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, चूंकि हम देखो अपने लिए 5 क्वेश्चन है तो पाँचों क्वेश्चन नए हैं। एक की मतलब एक पर हम ट्रू या फॉल्स या फिर करेक्ट या रॉन्ग आंसर करेंगे तो उससे अगले वाले क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप की बर्नौली ट्रायल है, यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। तो उसके अंदर हमें एन की जरूरत पड़ेगी। एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, देखो 5 क्वेश्चन है तो हमें 5 बार गेस करना पड़ेगा, किसी भी कैंडिडेट को 5 बार गेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी 5। उसके बाद में पी मतलब होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। उससे पहले हमें सक्सेस को डिफाइन करना पड़ता है कि आखिरकार सक्सेस क्या लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन का सही होना सक्सेस है या फिर गलत होना सक्सेस है। तो वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग। देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सक्सेस ये ले लेता हूँ कि भाई आंसरिंग करेक्ट, ठीक है, आंसरिंग करेक्ट बाय गेसिंग। बस तुक्का मार के हमें बताना है कि भाई वो आंसर ना उसका सही आ गया, इस बात की ये सक्सेस होगी अपनी, ठीक है। तो ये सक्सेस होगी। अब प्रोबेबिलिटी पर आते हैं। पी क्या होता है, पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसका आंसर सही आ जाए, करेक्ट आंसर। तो जैसे एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है ए बी सी, इनमें से आंसर करेक्ट तो एक ही होगा ना, एक ही सही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी 1/, टोटल कितने ऑप्शन है 3 में से अपना एक आंसर सही हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3। फिर आते हैं क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की। इसमें क्या करते हैं 1 - p निकाल लेते हैं। तो 1 - p कितना 1/3, सोल्व करेंगे तो याद आएगा 2/3। क्यू आ गया, पी आ गया, एन आ गया। अब हम प्रोबेबिलिटी का वो फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, बाद में एक्स पर आएंगे, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स क्या होता है NC(x), पी की पावर एक्स एंड क्यू की पावर n-x। ये वैल्यूज डाल दो। एन की वैल्यू क्या है 5, तो 5CX, फिर पी की वैल्यू क्या है 1/3 की पावर x एंड क्यू की वैल्यू क्या है 2/3 की पावर n-x। इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना छोड़ दो। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स। अब देखो मोर कितने, भाई टोटल आंसर क्वेश्चन ही 5 है तो ऐसा 10 या 15 ऐसा थोड़ी सही कर देगा, है ना। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन तक सही कर सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्टूडेंट या फिर वो कैंडिडेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स बता दे, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 4, ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा, ये हो गया 4 और मोर हो गया, ठीक है, 4 या फिर मोर मतलब ज़्यादा। तो इसका मतलब अपने लैंग्वेज में क्या हो गया कि हमें x = 4 मतलब 4 आंसर सही कर दें, ये हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5, 5 क्वेश्चन को सही कर दें। 6 क्वेश्चन तो है नहीं तो हम ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं, 4 और 4 से ज़्यादा का मतलब 4 और 5, ठीक है। तो अब P4 मतलब x = 4, ये इसमें मैं x = 4 डाल दूंगा, क्या मिल जाएगा 5C4, यहाँ पे 1/3 की पावर 4, यहाँ पे 2/3 की पावर 5 - 4, यहाँ पर भी है ना, जहाँ जहाँ x है ना, यहाँ x और यहाँ पर x, इन सब की जगह 4 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5,
तो इसमें क्या जाएगा, यहाँ पर मैं 5 डाल दूंगा, 5 5 और वहाँ पर भी 5। अच्छा यहाँ पर n की जगह क्या है, 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये कितना बन जाएगा, ये 5c5 1/3 की पावर 5, फिर 2/3 की पावर 5 - 5। इसको सोल्व कर लेंगे। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर सबसे पहले 5c4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू ना अलग से निकाल लेते हैं यार, क्योंकि ये फिर लंबा खिंच जाएगा नहीं तो 5c4 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो 4 है 4 का फैक्टोरियल। उस 5 फैक्टोरियल को खोलूंगा तो बन जाएगा 5 × 4 फैक्टोरियल, और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल तैयार है ही कटने के लिए। ये कट गया, आंसर कितना आ गया 5। तो 5c4 हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 1/3 की पावर 4। देखो दोस्तों ऐसा हो गया 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 2/3 की पावर 5 - 4 है, 5 - 4 1 हो जाएगा, तो बन जाएगा 2/3 प्लस इधर 5c5। देखो फुल आउट ऑफ फुल, तो जो 5c5 होगा ना वो 1 बन जाएगा। आपको पता है NCN 1 होता है, तो यहाँ पे 5c5 1 हो जाएगा। तो 1 × 1 को लिख नहीं रहा मैं, यहाँ पर कितना है 1/ ये हो गया 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 की पावर 5 - 5, 5 - 5 मतलब 0, तो 2/3 की पावर 0 वो भी 1 हो जाएगा। तो उसको भी लिखो ना लिखो छोड़ दो। देखो दोस्तों इसके नीचे क्या है, ये 3 की पावर 4 × 3, और इसके नीचे क्या है 3 की पावर 5। तो कुल मिला के इनका जो LCM वो बन जाएगा 3 की पावर 5, क्योंकि ये भी 3 की पावर 5 ये भी है, ठीक है। और तो यहाँ पर कितना हो गया 5 × 2 मतलब 10 हो गया। मतलब इनका LCM भी ले रहा हूँ मैं, साथ के साथ इसका और इसका LCM भी ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो इसकी न्यूमरेटर क्या है इसका 10, और इसका न्यूमरेटर क्या है 1, तो कितना हो गया 11/3 की पावर 5 कितना होता है 243 होता है, ठीक है। तो ये बन गया अपना आंसर। देखो कितना आसानी से बन रहा ना, ये बहुत आसानी से। आप ना ऐसे प्रोसेस से चलोगे ना, पहले n निकालो, फिर सक्सेस को डिफाइन करो, फिर p निकालो, q निकालो, फिर बाद में x की बात बाद में, सबसे लास्ट में x की बात, ठीक है। तो ये फटाफट बन जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ए पर्सन बाइज ए लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज। एक कोई भी पर्सन समझ लो, वो मतलब 50 लॉटरीज अलग अलग जगह, उनमें से ना एक एक टिकट खरीद लेता है। इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/100। हर एक में उसके जीतने के चांस मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10 है। फिर क्या बोला है विच इज, अच्छा फिर बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज एटलीस्ट वंस, एग्जैक्टली वंस, फिर बाद में क्या बोला एटलीस्ट ट्वाइस, ये सब कुछ पूछा है। तो यहाँ पर हम वही कि भाई प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब जो भी है ना, मतलब यहाँ पर जो काम हो रहा है विनिंग ए प्राइज का, एक लॉटरी में जीत जाए उसका किसी दूसरी लॉटरी में जीतने ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं है ना, ये लक की बात है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर ना ये बर्नौली ट्रायल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी लॉटरी में उसको टिकट मतलब उसका विनिंग प्राइस मिल जाए, इसका फर्क दूसरी वाली लॉटरी पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट टाइप का हो गया, और इनकी मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज भी नहीं होगी। यहाँ पर बोला क्या है, इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग इज ए प्राइज इज ए कितना 1/100, ये है ना, सेम है। तो यहाँ पर ये बर्नौली ट्रायल है, तो यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। उसके लिए फिर हमें n की जरूरत पड़ेगी। n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स। तो यहाँ पर देख लो कितनी लॉटरीज है, 50 लॉटरी है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। उसके बाद में अब हम सक्सेस को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, है ना, सक्सेस को हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ तो सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगी। सक्सेस का मतलब क्या है, यहाँ पर बोल रखा है ना इन विच, तो यहाँ पर बोला है देखो प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछी जाती है ना वो सक्सेस है। दैट ये रहा प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज, तो सक्सेस ये होगी कि ही विल विन ए प्राइस, ठीक है दोस्तों, ये सक्सेस होगी। अब इसके बाद में हम लिखेंगे स्मॉल p, स्मॉल p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहाँ पे दे रखा है उसका जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है विनिंग ए प्राइज इज 1/100, तो 1/100। उसके बाद में हम q भी तैयार कर लेते हैं। q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो उसके नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर। तो q क्या होता है 1 - p होता है, तो 1 - p की वैल्यू क्या है 1/100, तो 1/100 सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 100 - 1 हो जाएगा 99/100, ठीक है। ये अपना q आ गया, ये p आ गया और ये n आ गया। अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपना वो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x टाइम्स सक्सेस का, ये होता है NCx, फिर आता है p की पावर x एंड q की पावर n - x। p और सब इनकी वैल्यू डाल देंगे, x बाद में देखेंगे ना, x होता है नंबर ऑफ सक्सेस, उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर p ऑफ x कितना हो जाएगा, n की जगह आ जाएगा 50, तो 50cx, p की जगह कितना आ जाएगा 1/100, तो 1/100 की पावर x, और q की जगह 99/100, तो 99/100 की पावर n की जगह कितना है 50 है ना, यहाँ पर आ जाएगा 50 - x, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस, x सक्सेस मिले उसकी ये प्रोबेबिलिटी है, इतना हो गया।
अब हम वन बाई वन एक एक पार्ट देखते हैं। अभी देखो ये जो पार्ट्स है ना अलग अलग, एटलीस्ट वंस, एग्जैक्टली वंस, एटलीस्ट ट्वाइस, ये हमें एक्स की वैल्यू बताते रहेंगे। तो हमने पार्ट से स्टार्ट करने से पहले एक्स तक निकाल लिया, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू अलग अलग डाल के हम अलग अलग पार्ट्स को सोल्व कर लेंगे। पार्ट ए पर आते हैं सबसे पहले। तो देखो दोस्तों पार्ट ए ये है एटलीस्ट वंस, मतलब क्या, पूरा स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस मतलब कम से कम एक बार वो प्राइज जीत जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स होता है वो होता है अपना नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस मतलब अब यहाँ पर सक्सेस का मतलब ये है कि ही विल विन, तो सीधा सीधा नंबर ऑफ विंस है, ठीक है, नंबर ऑफ विंस या फिर नंबर ऑफ विंस ऑफ प्राइज, या कैसे भी समझ लो इसको। नंबर ऑफ सक्सेस क्या है अपना एक्स है। अच्छा एक बार खुद सोचो, एक बार मतलब इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, अगर उसको सक्सेस मिले, उसने ना कितने टिकट खरीदे, 50 टिकट खरीद लिए उसने, अगर उसको सक्सेस मिलेगी तो कहाँ तक मिल सकती है और कहाँ से स्टार्ट हो सकती है सक्सेस। देखो 50 उसने टिकट खरीदे ना, तो उसको 0 सक्सेस भी मिल सकती है, मतलब मतलब किसी भी लॉटरी में उसको मतलब विनिंग प्राइज ना मिले, फिर उसको 1 में सक्सेस मिल सकती है, 2 में सक्सेस मिल सकती है, ऐसे करते करते उसको ऐसा भी हो सकता है कि 50 के 50 लॉटरीज में उसको मतलब विनिंग प्राइज मिल जाए, है ना। तो जो एक्स की वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज ये सारी इतनी सारी पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर आते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, एटलीस्ट वंस, कि मतलब उसको कम से कम एक बार सक्सेस मिल जाए। सक्सेस की संख्या क्या है एक्स, तो एक्स की वैल्यू कम से कम एक हो जाए, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है, कम से कम एक से और कम नहीं होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चल जाएगा यहाँ पर। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि उसको एटलीस्ट वंस उसको क्या मिल जाए, विनिंग प्राइज मिल जाए। देखो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा, तो आपको पता है कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज ये है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते 50 तक। यहाँ पे बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 या 1 से ज़्यादा, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ऐसे करते करते लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 50, मतलब 50 टाइम सक्सेस। अब यार ऐसे करेंगे ना, और बार बार मैं ये इतना बड़ा फॉर्मूला लगाऊंगा हर एक के अंदर, इसमें भी, तो मेरे को 50 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 50 बार, कोई कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इससे बचने के लिए हम दूसरा तरीका निकालेंगे। भाई देखो इस क्वेश्चन में 1 या 1 से ज़्यादा पूछा है, और आपको पता है कि सभी जितने भी चांसेस होंगे ना, सबको मिला के जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो होती है 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब 1 में से ये 1 से लेके 50 वाले जो केस है ना, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। सॉरी, हमें 1 से 50 तो चाहिए, ये 0 वाला केस माइनस कर देंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। अगर हम टोटल में से ये 0 वाला केस माइनस कर देंगे तो फिर बचेंगे क्या, 1 से लेके 50 तक, वही तो हमें चाहिए, है ना। ऐसा कर लेंगे हम। तो देखो 1 की जगह तो 1 आ जाएगा। P0 का मतलब क्या हो गया, इसमें आप वो 0 डाल दो, आप Px तो है ही तैयार है ना, इसमें 0 डाल दो, कितना हो जाएगा 50C0 1/100 की पावर 0, है ना 0, और यहाँ पर कितना है 99 डिवाइड बाई 100 की पावर 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 ही हो गया। अब इसको थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं। देखो 50C0, मैं बोलता हूँ कि NC0 1 होता है, NC0 क्या होता है 1 होता है, तो 50C0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये 1/100 की पावर 0 ये भी हो जाएगा 1, ये तो इधर 1 है ही माइनस, तो 1 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं रहा, बस ये बच गया यहाँ पर कितना 99/100 की पावर 50 माइनस 0 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना ए पार्ट। अब देखते हैं बी पार्ट। तो देखो दोस्तों बी पार्ट में ये बोला है एग्जैक्टली वंस, है ना, ये एग्जैक्टली वंस मतलब पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज एग्जैक्टली वंस, एग्जैक्टली एक बार वो प्राइज जीत जाए। तो इसमें प्राइज जीतना मतलब क्या है, सक्सेस ही तो है। यहाँ पे देखो सक्सेस क्या है, सक्सेस क्या है, ही विल विन ए प्राइज, तो इस बार एग्जैक्टली वंस मतलब एक्स की वैल्यू इस बार फिक्स क्या है, फिक्स 1 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है ये, तो एक्स की जगह इस बार क्या डालना है 1 डालना, तो 1 डाल देंगे। तो 50C1 1/100 की पावर कितना है यहाँ पे, x बोले तो 1, और 99/100 की पावर 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 49 हो जाएगा ये। तो इसको करते हैं, देखो कैसा बन जाएगा यहाँ पर। देखो 50C1 है ना, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि NC1 को आप सोल्व कर लो भले, इसका आंसर क्या आएगा n आएगा, क्या मिलेगा इसका आंसर n आएगा। तो यहाँ पर वैसे बन जाएगा, यहाँ पर जो 50C1 है वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो यहाँ पे 1/100 की पावर 1 है, तो 1/100 भी फ्री हो गया। यहाँ पर कितना बचा 99/100 की पावर 50 माइनस 1 बोले तो 49। इसको सोल्व करते हैं, 50 और ये 100 कट जाएंगे, 50 एकम 50, 50 दूना 100 हो गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1/2, और फिर ये 99/100 की पावर 49, ठीक है।
ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ये तो बहुत आसानी से हो गया। अब हम देखते हैं सी पार्ट, इसमें देखो क्या बोला है, एटलीस्ट ट्वाइस, है ना। तो ये सी पार्ट क्या है, एटलीस्ट ट्वाइस, ये है यहाँ पर सी पार्ट। तो देखो एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि भाई एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस है, ठीक है। एक्स का मतलब ये हो गया नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस मतलब विनिंग प्राइज, है ना, मतलब सक्सेस का मतलब यहाँ पर क्या है, विन। अब वो यार लॉटरी के टिकट खरीद लिए उसने उसने 50 लॉटरीज के टिकट खरीद रखे हैं। तो जो एक्स है वो एक लोट मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। जीरो मतलब क्या है, उसको 0 बार सक्सेस मिले, किसी भी टिकट में उसको सक्सेस ना मिले, फिर एक बार किसी एक टिकट में सक्सेस मिल जाए, एक लॉटरी में सक्सेस मिल जाए ना, मतलब प्राइज जीत जाए, फिर ऐसे 2 3 ऐसे करते हो सकता है कि उसको 50 के 50 में विनिंग प्राइज मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब उसको सफलता मिले, उसको सक्सेस मिले, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, एटलीस्ट ट्वाइस मतलब कम से कम 2 बार। तो जो एक्स है मतलब नंबर ऑफ विनिंग या फिर नंबर ऑफ सक्सेस, वो क्या है, कम से कम 2, मतलब 2 के बराबर हो सकता है, 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 से और कम नहीं हो सकता। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये तो वैसा ही पार्ट हो गया जैसा अभी हमने ये किया था ना, ये ए पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था तो 1 से लेके 50 तक आ गया, फिर उनको हमने 1 से 50 था तो फिर टोटल में से 0 वाला माइनस कर दिया, ऐसे ऐसे हम यहाँ पर भी कर लेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से लेके 50 तक, ठीक है। तो ये देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आ जाएगा, फिर 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, फिर ऐसे P4 आ जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में P50 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात, अगर आप 2 से लेके 50 तक जा रहे हो तो ये तो यार 49 केसेस हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, है ना, 2 से लेके 50 तक बहुत ज़्यादा हो गए। तो हम 49 केसेस को सोल्व करें, उससे बढ़िया एक ये 0 वाला सोल्व कर लेते हैं, 1 वाला सोल्व कर लेते हैं, और टोटल में से 0 और 1 वाला हटा देंगे तो 2 से 50 वाला ही बचेगा। तो क्या जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो ये प्रोबेबिलिटीज़ है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस ये आ जाएगा फिर 2 से लेके 50 वाला, तो इसका जो काउंटर पार्ट जो बच गया वो इधर आ जाएगा, कितना, 0 और 1 वाला, तो P0 प्लस P1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब 1 में से अगर हम P0 और P1, 0 वाला केस और 1 वाला केस माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 2 से लेके 50 तक वाला बचेगा, जो कि हमें चाहिए, है ना, 2 से 50 वाला ही हमें चाहिए। इनको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस, देखो ये जो P0 है ना, P0 आई थिंक ये हमें पहले से पता है, P0 हमने कर रखा है। देखो ये निकाला था ना हमने P0 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी 99/100 की पावर 50। आप चाहो तो यहाँ पर जो P ऑफ x का फॉर्मूला ना, ये इसमें 0 डाल के निकाल सकते हो, इसी में तो डाल के निकाला था हमने। तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ 99/100 की पावर 50, क्या आ जाएगा 99/100 की पावर 50 प्लस ये जो P1 है ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। P1 मतलब ये रहा ना, Px इक्वल टू 1, इसका आंसर कितना आया था 1/2 99/100 की पावर 49। तो ये भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ 1/2 99/100 की पावर 49, ये ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने कैसे लिख दिया फटाफट, बाय प्रीवियस पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, मैंने फटाफट ये लिख लिया। अच्छा यहाँ पर अब थोड़ा बहुत कुछ कॉमन वॉमन लेना हो तो ले लो, जैसे यहाँ पर 99/100 की पावर 49 है ना, ये दोनों में मिल जाएगा, यहाँ पर तो इसकी पावर 50 है, यहाँ पर 49 है, तो जो कम पावर है वो कॉमन ले लेंगे। तो क्या मिल जाएगा 1 ये कॉमन ले लिया, 99/100 की पावर 49, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 99/100 की पावर 1 बचेगा, तो 99/100 प्लस ये तो पूरा उठ गया, यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, ये बच गया। यहाँ पर अब सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं अंदर की तरफ, तो 1 माइनस 99/100 की पावर 49 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया 100, इधर तो 99 तो आ ही जाएगा, प्लस 2 इस 100 को काटेगा तो कितना बचेगा 50, 50 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 आ जाएगा। तो देखो 50 प्लस 99 ये कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 1 माइनस 99/100 की पावर 49 मल्टीप्लाई बाई, ये कितना हो गया 149/100। इससे ज़्यादा क्या ही सोल्व करेंगे, इसको इतना ही रहने दो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का सी पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, ये अपना क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ये लॉटरी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।